ठीक है। सो रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग ड्यू टू रेडिएशन हमने देखा। एक एग्जांपल लेते हैं। We have two metallic sphere of same metal. The radii are R1 and R2. ठीक है, इसका R1 है, इसका R2 है, रेशियो 2 है। दोनों को सेम टेम्परेचर तक हमने गर्म कर दिया और सेम टाइप के सराउंडिंग में रखा है। ठीक है। सो व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस एंड इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। सेम टेम्परेचर तक गर्म किया तो इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस का रेशियो और इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो निकालना है दोनों। ठीक है। नाउ रेट ऑफ हीट लॉस, टेम्परेचर सेम है दोनों का, मटेरियल सेम है, एप्सिलॉन सेम होगा। दैट मींस रेट ऑफ हीट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा अमाउंट में हीट को लॉस करेगा। डेफिनेटली बड़ा स्फीयर है, ये ज्यादा लॉस करेगा एनर्जी। रेशियो निकाल सकते हैं हम दोनों के लिए, इट इज 1 एंड इट इज 2। दोनों की जो लॉस होगा उसका रेशियो है 4। रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो 4 गुना ज्यादा हीट को लॉस कर रहा है। अब हमें ऐसा लग सकता है कि ज्यादा लॉस कर रहा है हीट को, तो इसको जल्दी ठंडा होना चाहिए, मतलब इसका रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होना चाहिए। बट रिमेंबर, रेट ऑफ कूलिंग मास पर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ कूलिंग को क्या लिख सकते हैं, समझना है, एप्सिलॉन सिग्मा। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर सेम सब्सटेंस और सेम टेम्परेचर है, सब्सटेंस सेम है तो एप्सिलॉन सिग्मा, एप्सिलॉन डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट सेम होगी, टेम्परेचर भी सेम। So rate of cooling is proportional to ratio of area and volume. सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो के प्रोपोर्शनेट होगा। स्फीयर के लिए ये रेशियो क्या होगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो छोटा स्फीयर होगा का कूलिंग फास्ट होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। बड़ा स्फीयर कूलिंग स्लो। बड़ा स्फीयर ज्यादा हीट लॉस कर रहा है 4 गुना, बट मास उसका 8 गुना ज्यादा है छोटे से, तो अल्टीमेटली उसकी जो कूलिंग है वो स्लो होगी। तो रेट ऑफ कूलिंग का जो रेशियो निकलेगा वो हाफ आ जाएगा। ठीक है। छोटा स्फीयर जल्दी से कूल हो जाएगा। ठीक है। एक और कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, as rate of cooling is proportional to A by B. So for a sphere is that shape for which ratio of area, surface area and volume is minimum. So rate of cooling is minimum for sphere. और अगर आप इस sphere को पीट के एक प्लेट बना लो, ठीक है, तो प्लेट के लिए रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आपको ठंडा करना है जल्दी से, तो उसको प्लेट के फॉर्म में लाना होगा, और ठंडे होने से बचाना है तो उसको स्फेरिकल शेप में रखना है। ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे चाय या दूध को ठंडा करना है तो हम उसको प्लेट में डाल देते हैं, प्लेट में डाल दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है। या गर्म चावल खाते समय हम क्या करते हैं, उसको प्लेट में चावल को फैला देते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या किया हमने, सरफेस एरिया बढ़ा दी। सरफेस एरिया बढ़ाने से फॉर गिवन वॉल्यूम आप रेट ऑफ कूलिंग फास्ट कर सकते।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो जो अभी हमने कूलिंग पढ़ा बिकॉज ऑफ रेडिएशन लॉस, ठीक है, ऐसे ही न्यूटन ने कूलिंग के लिए लॉ दिया है, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज वेरी लेस। ठीक है, तो लिख लो पहले स्टेटमेंट, इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and surrounding, temperature difference between object and surrounding is very less, object and surrounding is very less, in that case rate of cooling of object is proportional to their temperature difference, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। हम कांस्टेंट की ठीक है, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई डी टी, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। log of t minus t naught is equal to minus kt plus c, that is integral form of Newton's law। देखो एक बात ध्यान रखना, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है इसमें न्यूटन ने सिर्फ थर्मल रेडिएशन के लॉस के कारण कूलिंग नहीं ली है। देखो ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में रेडिएशन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा, ठीक है, और इसके अलावा एक स्मॉल लेयर में कंडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबका कंट्रीब्यूशन है यहां, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखें, जो कांस्टेंट है के, दैट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मतलब हीट कैपेसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट की तो उसकी कूलिंग स्लो होगी, और हीट कैपेसिटी कम है तो कूलिंग फास्ट होगी। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो K है, ठीक है, मतलब K इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सब्सटेंस के नेचर, सराउंडिंग के नेचर, ठीक है, उसके मास, स्पेसिफिक हीट, इन सब पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक। तो याद रखना ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, सिचुएशन चेंज करोगे तो आप K की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक। अब अगर मैं टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइम में के बीच ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कैसा होगा? अब समझना इस फॉर्मूले को, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ठंडा होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, मतलब ठंडा होने का रेट कम हो गया, मतलब शुरुआत में तेजी से ठंडा होगा और बाद में स्लोली ठंडा होगा। 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में मान लो 1 मिनट लग रहा है, तो नेक्स्ट 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, उसके नेक्स्ट 1 डिग्री में और ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो dt बाई dt मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है, स्लोप उसको डिफाइन करेगा, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट जो है वो स्टीप है शुरुआत, बाद में ये जेंटल हो गया,
फ्लैट होने लगा, रेट ऑफ कूलिंग कम होती जाएगी, टाइम के बाद ये सराउंडिंग टेम्परेचर तक पहुंचेगा। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करने के लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, कूलिंग की एवरेज रेट मतलब समझना, से एक ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, से सराउंडिंग टेम्परेचर है T0, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अभी T1 और T टाइम के बाद इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है आफ्टर T टाइम। ठीक है, तो इस इंटरवल में उसका एवरेज रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, दैट इज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, राइट। अब इसको हम न्यूटन्स लॉ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझना, इस तरफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और इस तरफ टाइम। ठीक है, तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T1, कुछ समय के बाद ये पहुंच गया T2। ठीक है, कूलिंग चल रही है, तो ग्राफ तो ऐसा है कूलिंग के लिए। ठीक, अब ध्यान से समझना, T1 से T2 तक इसको T टाइम लगा, ये टाइम टेकन, T1 से T2 तक पहुंचने में। ठीक, तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग को मैं इस ग्राफ में कैसे शो कर सकता हूं? T1 माइनस T2 बाई T, तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट यहां लेता हूं, एक यहां, एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T। अब समझना, जो स्लोप होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड वास्तव में वो रेट ऑफ कूलिंग को दर्शाएगा, dt बाई dt के साथ माइनस साइन। मॉड जो है रेट ऑफ कूलिंग का, या dt बाई dt स्लोप का मॉड जो है, वो रेट ऑफ कूलिंग को दर्शा रहा है। शुरुआत में T1 टेम्परेचर पे अगर मैं कर्व पे स्लोप इसका टेंजेंट बनाऊं, तो ये टेंजेंट ऐसा हो, स्टीप हो, धीरे धीरे टेंजेंट इस तरह से हो रहा है, फाइनली T2 पर देखो तो ये टेंजेंट फ्लैट हो गया, ऊपर से इस तरह से इसका टेंजेंट का स्लोप कम होते जा रहा है, बीच में कहीं ना कहीं तो वो मैच करेगा इस ब्लू लाइन से। शुरुआत में ज्यादा है ब्लू लाइन से स्लोप और यहां पर कम है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैच करेगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, मिड टेम्परेचर पर जो स्लोप होगा कर्व का, वो इस ब्लू लाइन के स्लोप से मैच करेगा। तो मिड टेम्परेचर पर जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा एट मिड टेम्परेचर, मतलब T1 प्लस T2 बाई 2, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ कूलिंग एट T1 प्लस T2 बाई 2। और किसी टेम्परेचर पर रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है हमारे पास, न्यूटन्स लॉ। तो इस टेम्परेचर पर हम रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लिख दें, दैट इज K इंटू T माइनस T0, तो T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग। और ये रेट जो है अल्टीमेटली इस ब्लू लाइन के स्लोप के मॉड के बराबर होगा, दैट इज T1 माइनस T2 बाई T। तो इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन, बट प्रॉब्लम हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो गया। सीधी सी बात है, अगर
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से T2 तक कम हो रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल रेंज, लार्ज रेंज के लिए फिर वो जो लॉग वाला एक्सप्रेशन था वही यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, say there is a cup of tea. Tea is filled in the cup and initial temperature of tea is say 50 degrees Celsius and surrounding temperature is 30 degrees Celsius. So temperature of tea decreases. It decreases from 50 to 45 degrees Celsius in 5 minutes time. So how much time does it take to cool from 45 degrees Celsius to 40 degrees Celsius? Definitely it must be greater than 5 minutes, more than 5 minutes. Now we can use this approximation formula. 50 से 45 तक एवरेज रेट क्या हो जाएगा? इट इज 5 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। एक बार फॉर्मूले को देख लो, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला? T1 माइनस T2 बाई टी इज इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। 50 से 45 के लिए डिफरेंस हो गया 5, टाइम भी लगा 5 मिनट, इज इक्वल टू के। एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा दोनों का? एवरेज 47.5 माइनस सराउंडिंग 30 डिग्री, ठीक है, 17.5 के। ये एक इक्वेशन। दूसरा बना 45 से 40 के लिए, अगेन डिफरेंस 5 डिग्री का, टाइम लगा t मिनट, इज इक्वल टू के। एवरेज 42.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 30, 12.5 के। दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 5 इंटू, right, so it is 7 minutes. ठीक है ना। 45 डिग्री से 40 तक पहुंचने में 7 मिनट लगेगा अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह की प्रॉब्लम जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे 50 डिग्री कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, और जहां पे स्मॉल रेंज की बात कर रहे हैं वहां पे न्यूटन्स लॉ और साथ में ये अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, Wien's displacement law is very important. Wien had studied black body radiation and his conclusion was that at given temperature the black body radiation consists of all wavelengths throughout electromagnetic spectrum, but different wavelengths have got different intensity, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उसने स्टडी किया, इट इज नोन एज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन
करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, और इधर वेवलेंथ, इस तरह का वेरिएशन मिलता है। तो सभी तरह की वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर रहा है वो ब्लैक बॉडी, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है। बाकी सबके रेडिएशन की इंटेंसिटी कम। फॉर एग्जांपल सन की बात करें, इट इज अ ब्लैक बॉडी, इट इज इमिटिंग रेडिएशन, उसको एनालाइज करो तो उसमें इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है और बाकी वेवलेंथ भी है, विजिबल लाइट भी है, बट विजिबल लाइट और उसमें भी लगभग ग्रीन लाइट, उसके आसपास की इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। दैट मीन्स एक वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, राइट। ये किसी टेम्परेचर T1 पर उसने ऑब्जर्व किया, T1 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ाया ब्लैक बॉडी का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आनी चाहिए, बट इसके अलावा भी एक चेंज नोटिस किया उसने, सबकी इंटेंसिटी बढ़ गई बट मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ आ रही थी वो चेंज हो गई। टेम्परेचर बढ़ने पर ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ गई, बट जो वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग टू विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट डिक्रीजेस। Conclusion of his experiment was that lambda m is inversely proportional to absolute temperature, surface temperature of body. So product of lambda m and T is a constant, that is Wien's constant. ठीक है, जिसकी वैल्यू लगभग 2.94 into 10⁻⁻⁻⁴ मीटर केल्विन होता है, ठीक है। टू 2.93 into 10⁻⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है बी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा एम कम होते जाएगा, ठीक है। और भी कुछ कंक्लूजन थे, मैं बताता हूं। जो कर्व अभी हमने ड्रॉ किया किसी टेम्परेचर पर, इस पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाला जाए, तो एरिया अंडर द कर्व क्या डिनोट करेगा? एरिया अंडर द कर्व ओवरऑल इंटेंसिटी डिनोट करेगा, ठीक है ना। ये तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, सभी वेवलेंथ की इंटेंसिटी के लिए अगर निकाले जाए तो वो इस एरिया के बराबर होगा, और इंटेंसिटी जो है वो 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, स्टीफन्स लॉ। तो टेम्परेचर डबल करोगे तो एरिया जो है वो 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और एक और कंक्लूजन, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है किसी भी टेम्परेचर पर, दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये उसके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन थे, और बाद में इसको थियोरेटिकली भी प्रूव किया गया, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत में हमने देखा था कि जो रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन, दैट इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ रेडिएशन जरूर होगा, ठीक। तो एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं।
एक डार्क रूम में, ठीक है, एक रॉड रखे हम, आयरन की रॉड, जिसको हीटर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, आयरन की रॉड है, हीटर मतलब एक करंट का सोर्स होगा, उससे कनेक्ट कर दें, और हमारे पास ये फैसिलिटी है जिससे हम इसके करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो ये रॉड गर्म हो जाएगी, करंट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। डार्क रूम में इसको रखा है, ठीक, और इसका जो भी रेडिएशन है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक। ये विजिबल लाइट की लिमिट, वेवलेंथ इधर बढ़ रही तो इधर रेड होगा, इधर वायलेट, इस तरह से इधर इंफ्रारेड होगा, इधर अल्ट्रा वायलेट। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रेडिएशन जो इमिट हो रहा है उसका मैक्सिमम पार्ट इंफ्रारेड में होता है। हमने देखा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस है कि टेम्परेचर बढ़ने पर ग्राफ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो नॉर्मल वेवलेंथ पे अगर ग्राफ बनाया जाए, इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा होगा, मैक्सिमम पोर्शन हायर वेवलेंथ में लाई कर रहा है, इंफ्रारेड। और इसको गर्म करो, कमरा जो है वो उसमें पूरा अंधेरा है, लेकिन आप इसकी गर्मी को अनुभव कर सकते हो इसके आसपास, मतलब रेडिएशन आ रही है बट उसका मैक्सिमम पार्ट किसमें, इंफ्रारेड। और गर्म करो तो और रेडिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, करते जाओ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब आपको सिर्फ इसकी गर्मी का अनुभव ही नहीं होगा, आप इसके लाइट को भी देख सकोगे। सडनली ये जो आयरन की रॉड है ये गर्म होने के बाद इनकैंडेसेंट हो जाएगी, मतलब लाइट को इमिट करने लगेगी, ठीक है। ये उसका खुद का लाइट है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में वो विजिबल लाइट को भी इमिट करने लगेगी, समझ रहे हो ना, ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इनकैंडेसेंस। इनकैंडेसेंट हो गया मतलब इतना हाई टेम्परेचर है कि अब उसकी रेडिएशन का एक पोर्शन विजिबल रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है, विजिबल लाइट भी इमिट कर रहा है। सेम इज द केस विथ सन, सन भी गर्म है तो विजिबल लाइट इमिट कर रहा है, बल्ब का फिलामेंट गर्म है तो विजिबल लाइट दे रहा है गर्मी के साथ साथ। आग, फायर क्या है, फायर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ देयर हाई टेम्परेचर इट इमिट्स लाइट एंड हीट, ठीक है। तो these are all examples of objects in the state of incandescence, ठीक है। तो लाइट इमिट करने लगेगा और सबसे डोमिनेंट जो रेडिएशन होगा वो किस कलर का होगा, इस तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे लैम्डा एम कम होते जाएगा, ठीक है। तो विजिबल लाइट में सबसे डोमिनेंट कलर सबसे पहले क्या दिखेगा, रेड, उसके बाद विद ग्योर मतलब ऑरेंज, येलो, इस तरह से डोमिनेंट कलर चेंज होते जाएगा डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। और बहुत हाई टेम्परेचर पे सारी वेवलेंथ मौजूद है तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। पहले चेंज होंगे फिर बाद में व्हाइट दिखेगा। व्हाइट का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर। सन जो है वो व्हाइट रेडिएशन देता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, उसमें सभी तरह के कलर्स, ठीक। एक और चीज इस तरह से और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे डिफरेंट फ्यूल की जो फ्लेम होती, जैसे एलपीजी गैस की जो फ्लेम, कैंडल की फ्लेम, या कोयला जल रहा है कहीं, सबकी फ्लेम को आप ऑब्जर्व करो, उनकी कलर में डिफरेंस, दैट डिफरेंस शोज डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना डोमिनेंट कलर किस तरफ शिफ्ट होते जाएगा, वॉयलेट की तरफ, और ज्यादा टेम्परेचर है तो व्हाइट बन जाएगा पूरा।
तो एलपीजी गैस की फ्लेम ब्लूइश है या ग्रीनिश है, दैट मीन्स वो हायर टेम्परेचर है, फ्यूल पूरी तरह से जल रहा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ज्यादा टेम्परेचर है। कोयले को जलाओगे, मतलब नॉर्मल केस बता रहा हूं मैं, या कैंडल की बात करें तो उस केस में आपको ब्लू या ग्रीन फ्लेम नहीं मिल पाएगी बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सो यू कैन इंटरप्रेट द टेम्परेचर बाय सीइंग इट्स कलर। सेम इज द केस विथ डिफरेंट स्टार्स, you can judge the color of star or their radiation, and you can estimate the surface temperature of those stars just by seeing their color or observing their radiation, ठीक है। so that is the beauty of Wien's displacement law, ठीक।